ये जो बिल आने जा रहा है एफसीआरए फॉरेन कंट्रीब्यूशन अमेंडमेंट, अमेंडमेंट मतलब पहले से एक बिल था, उस बिल के अंदर आप कुछ सुधार किए जा रहे हैं, अमेंडमेंट की स्थिति के साथ में बिल 2026 आ रहा है। अब ये एफसीआरए होता क्या है? फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, यानी कि भारत में कोई व्यक्ति संगठन द्वारा प्राप्त विदेशी दान धन और संपत्ति को कंट्रोल करने वाला अधिनियम। इसके तहत बस ध्यान यह रखा जाता है कि देश में आ रहा विदेशी योगदान भारत की संप्रभुता, आंतरिक सुरक्षा, इन किसी भी चीजों को प्रभावित ना करे। एफसीआरए एक्ट का जो असल उद्देश्य है वो यही कि विदेशी धन तो आए लेकिन उसमें प्रॉपर ट्रांसपेरेंसी हो, देश की सॉवरेनिटी का यानी संप्रभुता का उसमें ख्याल हो और डेमोक्रेटिक तरीके से अकाउंटेबिलिटी लाई जाए। अब ये विदेशी चंदा आता कहां से है, होता क्या है? तो कई बार विदेशों की सरकारें, विदेशी कंपनियां, विदेशी कई ट्रस्ट, अंतरराष्ट्रीय संगठन, विदेश में रहने वाले किसी व्यक्ति वो अपना पैसा, सामान या सिक्योरिटी आर्थिक सहायता के रूप में जब डोनेट कर रहे होते हैं तो उसे विदेशी अंशदान कहते हैं। इसके तहत कौन कौन ले सकता है पैसा? तो उसमें एनजीओज ले सकते हैं, ट्रस्ट ले सकते हैं, कुछ सोसाइटी या सेक्शन 8 में अधीन कंपनीज ले सकती हैं, धार्मिक या चैरिटेबल संस्थाएं ले सकती हैं, कुछ शैक्षणिक संस्थाएं ले सकती हैं, सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन ले सकते हैं। और वो जब रजिस्ट्रेशन ले लेते हैं, क्योंकि विदेशी फंड लेने के लिए आपको भारत सरकार के पास पहले रजिस्ट्रेशन कराना होता है और वो रजिस्ट्रेशन 5 साल के लिए ही वैलिड होता है कि साहब मैं 5 साल के लिए ये आपसे रजिस्ट्रेशन कि साहब मैं आपको बता रहा हूं कि मैं फला फला जगह से फंडिंग ले रहा हूं या फिर मैं विदेशी फंडिंग लेना चाहता हूं, ये मेरी डिटेल्स हैं, आप इन्हें चेक कर सकते हैं। इसके लिए बाकायदा सरकार ने बीच बीच में कई सुधार किए हैं, जैसे इन सभी जितनी भी एनजीओ ट्रस्ट जो विदेशी फंडिंग लेते हैं इनको दिल्ली के अंदर ही एसबीआई में एक अकाउंट खोलना मैंडेटरी है कि आप एसबीआई के अंदर अकाउंट खुलवाएंगे, ठीक है। एनीवे, तो फिर ये वाली चीज 5 साल में मैंडेटरी होता है। अब कौन नहीं ले सकता? तो उसमें कोई सांसद या विधायक फंडिंग नहीं ले सकता, चुनाव लड़ने वाला कोई उम्मीदवार नहीं ले सकता, कोई राजनीतिक दल नहीं ले सकता, कोई न्यायाधीश नहीं ले सकता, सरकारी कर्मचारी नहीं ले सकता, चुनाव आयुक्त नहीं ले सकता, इवन समाचार या न्यूज चैनल्स जो चल रहे हैं या करंट अफेयर्स की जो जानकारी दे रहे हैं उसके भी मालिक या संपादक वो भी इस तरह का पैसा नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि हो सकता है कि आपको फंडिंग दे करके देश में माहौल बदलने का प्रयास करवाया जा रहा हो। तो सरकार अब क्या लेकर आ रही है? तो देखो साहब, ये जो कानून है ना जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, ये 1976 में आया था, लेकिन इस कानून में अब जो परिवर्तन 2026 में आ रहा है, मतलब कि लगभग 50 साल बाद जो परिवर्तन आ रहा है, इसमें कुछ नए फ्रेमवर्क जोड़े जा रहे हैं। आसान भाषा में कहूं तो 3 बड़ी चीजें इस बार सरकार लेकर आ रही है। नंबर 1 कि आप 5 साल बाद अगर अपना रिन्यू नहीं करवा पाए रजिस्ट्रेशन, तो ऐसे में जो एसेट बनाए हैं, जो संपत्ति बनाई है आपने इस धन से, वो किसी डेजिग्नेटेड अथॉरिटी को दे दी जाएंगी। आसान भाषा में और कहूं तो आपने अगर फंडिंग से कोई बहुत बड़ा अस्पताल बना लिया या कोई आपने मंदिर बना लिया या चर्च बना ली या कोई भी आपने समाज कल्याण के लिए चीज बनाई, अगर आपने उस फंडिंग का ब्यौरा नहीं दिया, अगले 5 साल में अपडेट नहीं कराया, तो वो उठ करके डेजिग्नेटेड अथॉरिटी जो सरकार ने बनाई होगी अकॉर्डिंग टू लॉ, उसके अधीन चला जाएगा। नंबर 2 हां, लेकिन अगर आप रिन्यू करा लेते हैं तो फिर से वापस आपके पास आ जाएगा, यह भी प्रावधान है। नंबर 2 आपके अपना जहां पर एनजीओ चला रहे हैं आप, उसमें कंट्रीब्यूशन के लिए जब फंडिंग आ रही है, आपके पास कोई भी विदेशी नागरिक उस फंड को हैंडल नहीं करेगा। मतलब देश में कोई विदेशी नागरिक आसान भाषा में नौकरी नहीं करेगा। दूसरा पॉइंट इसके अंदर यह रखा गया है। ये 2 मेजर पॉइंट यहां पर रखे गए हैं जिनको ध्यान में रखते हुए सरकार इस बात को बहुत तेजी से लेकर आगे बढ़ रही है, ठीक है। आगे इसके अंदर मतलब कुछ इस तरह के प्रावधान जोड़ने का प्रयास किया गया है कि अगर आपके साथ कोई भी मतलब इस तरह की हरकत होती है कि आपके पास विदेशी अंशदान आ रहा है, तो आपको उसको रेगुलेटेड तरीके से लेकर चलना है। पहले जब कानून आया उसमें पहले मैंडेटरी किया गया कि आपको पहले मतलब मैंडेटरी किया गया कि आपको अपने एनजीओ को रजिस्टर कराना होगा। 1984 में ऐसा हुआ। 2010 के अंदर फिर इसमें कुछ स्ट्रिक्ट कंप्लायंसेस लाए गए। 2011 के अंदर रजिस्ट्रेशन और रिपोर्टिंग नोटिफाई की गई। 2020 में सिंगल एसबीआई अकाउंट बनाया जाए, आधार की रिक्वायरमेंट ये सब तय की गई। 2022 में फैमिली के रेमिटेंसेस और माइनर ऑफेंसेस को लेकर के फिर इसके अंदर सेटलमेंट का प्रावधान रखा गया। कुछ इस प्रकार की चीजें हर बार इसमें कुछ ना कुछ प्रस्तावित होती आई हैं। एफसीआरए अभी जो कर रहा था उसमें अब बड़े बदलाव के नाम पर केवल यही सब चीजें कि आपकी एसेट को उठा करके अटैच कर दिया जाएगा, इस तरह के प्रावधान किए जा रहे हैं। सरकार नया संशोधन ला क्यों रही है? तो इसके पीछे का कारण बताया गया कि जिस तरह का वैश्विक माहौल बदल रहा है
उस समय पर विदेशी ताकतें अपने देश के अंदर अस्थिरता लाने का प्रयास कर सकती हैं। तो विदेशी फंडिंग पूरी तरह पारदर्शी, जवाबदेही और राष्ट्रीय हितों के अनुरूप हो, इसलिए इस तरह का कुछ ना कुछ संस्थान के अंदर लाया जा रहा है। क्या यह हमारे देश में ही होता है? नहीं, तमाम देशों के अंदर। अमेरिका के अंदर भी फॉरेन एजेंसी रजिस्ट्रेशन एक्ट है, जहां पर विदेशों से प्राप्त होने वाले धन पर निगरानी रखी जाती है। ब्रिटेन के अंदर भी फॉरेन इन्फ्लुएंस रजिस्ट्रेशन स्कीम है, यूरोपियन यूनियन के अंदर भी है। तो हर देश के अंदर अपने अपने मानक हैं कि विदेशी कंट्रीब्यूशन को कैसे चेक करना है। यह बात ज्यादा हाईलाइट इसलिए हुई जब ट्रंप ने यह कहा कि हम भारत को इतना पैसा दे क्यों रहे हैं, किस बात के लिए। तो 2025 में इन्होंने यह कहा था कि यूएस एड, जो अमेरिका की सहायता है, is driving the radical left crazy and there is nothing they can do about it because the way in which the money has been spent, so much of it's fraudulently, the total unexplainable। इन्होंने अपनी तरफ से ये बातें करते हुए कहा कि अमेरिकी सरकार $486 मिलियन की फंडिंग की घोषणा कर चुका था 2025 तक। बोले मैं उसको रोकूंगा। इसमें भारत के अंदर मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए 182 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रावधान था। तो बोले मैं ये पैसा नहीं देना चाहता। हालांकि ये बहुत छोटा सा फंड है, लेकिन ट्रंप ने जब इनका डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी चला था ना, डॉजी डिपार्टमेंट, जिसका एलॉन मस्क को प्रधान बनाया गया था, उन्होंने अमेरिका के खर्चे कट करने के लिए जो भी यूएस एड दी जा रही थी, बोले इन्हें कट कर दो। तो भारत को मिलने वाला 182 करोड़, जो कि बहुत छोटा सा अमाउंट है, जिसको ट्रंप ने भी कहा कि भारत को ये पैसा क्यों दे रहे हैं, भारत के पास खुद के पास बहुत सारा पैसा है। हालांकि उन्होंने तंज के कारण कहा था, उन्होंने कहा था कि ये टैरिफ लगाते हैं, इसके कारण इनके पास बहुत पैसा है। खैर, भारत में 2021 से लेकर 24 के बीच में अमेरिका से 397 करोड़ रुपए सहायता के रूप में प्राप्त हुए, सरकारी सहायता जो सरकार अमेरिका वाली भारत में दे रही है। टेक्निकली भारत सरकार भी बहुत से देशों को, अफगानिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, इनको पैसे देती है अलग अलग सहायता कार्यक्रमों के तहत। अमेरिका भी ऐसे ही सहायता देता है। अमेरिका से 397 करोड़ रुपए जो प्राप्त हुए, उनमें से मेजर अमाउंट 255 करोड़ रुपए जो द तिब्बत फंड दलाई लामा सेंट्रल तिब्बतन रिलीफ कमेटी, यानी तिब्बत वाले जो लोग हैं उनके लिए था। ऐसे ही 26 करोड़ केयर इंडिया सॉल्यूशन के लिए, ऐसे ही 26 करोड़ पैलिडियम इंटरनेशनल के लिए, 28 करोड़ प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन के लिए, 18 करोड़ रूम टू रीड नाम के एनजीओ के लिए, 16 करोड़ काउंसिल ऑन एनर्जी एंड एनवायरमेंट वाटर के लिए था। मतलब अमेरिका ने बीते 5-4 सालों में 2021 से 24 के बीच में जो फंड दिया, उसमें से मेजर तिब्बतन लोगों के लिए था। इसमें चुनाव के लिए पैसा नहीं था, लेकिन ट्रंप है जो कुछ भी बोल जाते हैं। अगर हम और पीछे चलकर देखें, 2001 से लेकर अब तक तो अमेरिका ने देश में 29,000 करोड़ रुपए भारत में खर्च किए हैं, $2.9 बिलियन। ठीक है, अब ये हां, तो 2.9 बिलियन इन लोगों ने खर्च किए हैं। आसान भाषा में कैलकुलेशन में 29,000 करोड़ के आसपास खर्चा किया है। और ये जो खर्चा इनका हुआ है, ये अलग अलग सरकारों में, जैसे यूपीए सरकार के समय पर बढ़ करके ज्यादा हो गया था, $172 मिलियन चला गया था। एनडीए गवर्नमेंट के टाइम पर नीचे आ गया, फिर 2021 के अंदर ये बढ़कर के एनडीए सरकार के समय पर $228 मिलियन तक पहुंच गया था। अभी रिसेंटली 2024 में $152 मिलियन के आसपास फंडिंग चली गई थी। ये जो फंडिंग भारत में देते हैं, उसमें हेल्थ एंड पॉपुलेशन पर सबसे ज्यादा खर्चा $1.6 बिलियन, यानी 16,000 करोड़ के आसपास खर्चा होता है। ये इनकी जो सारी की सारी मैं आपको ये बता रहा हूं, जानकारी दे रहा हूं, ये भारत सरकार ने जब ट्रंप का बयान आया तो यूएस की एम्बेसी से जवाब मांगा कि भाई हमें बताओ कि आप हमारे देश में कहां पैसा खर्च कर रहे हो, हमें तो जानकारी हो। तब ये वहां से कुछ जानकारी निकल कर आई कि देश के अंदर जो अमेरिकी फंडिंग है वो कहां कहां खर्च होती है। कुल मिलाकर अगर इलेक्शन की बात हो तो 13 से 18 में $4,84,000 भारत के अंदर खर्च हुए इलेक्शन के दौरान, यह जानकारी निकल कर आई। और ऐसे ही गवर्नेंस के अंदर डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन और सिविलाइजेशन के लिए $14 मिलियन अमेरिका ने खर्च किए। हालांकि ट्रंप बाद में अपने इसी बात से पलटे हुए भी दिखाई दिए कि नहीं, हम यूएस एड के नाम पर वोटर टर्नआउट नहीं करते। लेकिन साथियों, इसमें एक बहुत बड़ा आर्ग्यूमेंट और भी है, और वो आर्ग्यूमेंट क्या है वो मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। आर्ग्यूमेंट यह है कि हमारे देश में फॉरेन कंट्रीब्यूशन के नाम पर पहले भी कुछ एनजीओज के ऊपर कार्रवाई हुई है। जैसे अगर आप 2011 में हुए कुडानकुलन परमाणु संयंत्र विरोध की चर्चा को कवर करते हैं, तो आप पाएंगे कि सरकार ने कुछ विदेशी फंड प्राप्तकर्ता समूहों को इस कारण से जांचा था कि आप हमारे देश में रिएक्टर का विरोध कर रहे हैं विदेशी फंडिंग प्राप्त करके। ऐसे ही जैतापुर परमाणु परियोजना का विरोध हो, ग्रीन पीस नाम का एक एनजीओ था, उस पर आईबी को यह इनपुट मिले थे, खुफिया रिपोर्ट के आधार पर यह जानकारी हुई थी कि इनको फंडिंग मिली है भारत के अंदर कई प्रोजेक्ट्स के अंदर विरोध करने की। आईबी की कई चर्चित योजनाओं में भी यह बात निकल करके आई कि यहां पर फंडिंग मिलती है
और ये खबरें हैं उस समय की, 2016 की कुडानकुलन की है, 2014 की आप देख सकते हैं, आईबी की रिपोर्ट है कि फॉरेन फंडिंग एनजीओस को मिल रही है। 2015 में ग्रीन पीस इंडिया ऑर्गेनाइजेशन, 2015 में फोर्ड फाउंडेशन, 2015 में 42,000 ऐसे एनजीओस जिस पर विदेशी धन के संभावित दुरुपयोग का आशंका व्यक्त की गई। 15-16 के अंदर लगभग 8800 एनजीओस, 2016 में लॉयर्स कलेक्टिव, 2016 में सबरांग ट्रस्ट तीस्ता सीतलवाड़ वाला, 2017 के अंदर कंपनसेशन इंटरनेशनल, ऐसे तमाम ऑर्गेनाइजेशन, 18-20 के अंदर एमनेस्टी इंटरनेशनल, 2020 के अंदर 2021 में ऑक्सफैम, ये तमाम वो ऑर्गेनाइजेशंस रहे जो देश में अपने आप फंड जो प्राप्त कर रहे थे, इनके फंडों को सरकार ने संदिग्ध माना कि आप इस फंड का उपयोग हमारे देश में कुछ दुरुपयोग कर रहे हैं। टेक्निकली ये कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस भी थे जिनका जो फ्रंट फेस था, जैसे एमनेस्टी इंटरनेशनल देश में हो रही कोई भी मानवाधिकार की हनन की घटना है उसको कवर करता था। तो लोगों ने इसे इस तरह से लिया कि सरकार अपने द्वारा जो भी ज्यादतियां सरकारी पुलिस की मशीनरी के कारण कहीं भी होती है उसको अंतरराष्ट्रीय रूप से कवर ना करें ऐसे एनजीओ, उससे बचने के लिए इस तरह से इनको फंडिंग को टारगेट कर रही है, जो भी हो। लेकिन सरकार ने एफसीआरए के दायरे में देश के बहुत सारे एनजीओ को लपेट लिया था। इसका परिणाम यह निकला कि हमारे देश में विदेशी फंडिंग जो एनजीओस के माध्यम से आकर देश में अगर कहीं भी दुरुपयोग हो रहा था, उसके साथ साथ जो सही तरीके से भी उपयोग हो रहा था, वो दोनों ही रडार पर आ गए। और इससे सही तरीके से जो फंड देश की सहायता के लिए आ रहे थे उन पर भी कहीं ना कहीं लगाम लगा। यही कारण था कि इसके ऊपर खूब विरोध होना शुरू हुआ। यह चर्चा तब हाईलाइट हुई जब मार्को रूबियो अभी 2 महीने पहले जब भारत यात्रा पर आए तो आते ही मदर टेरेसा जो ट्रस्ट है मिशनरी से मिलने, वो कोलकाता पहुंचे। मतलब दिल्ली से पहले एक तरह से उनकी सरकारी मुलाकात से पहले मिशनरी से मुलाकात हुई। इस पर हमने उस समय भी जिक्र किया था और कहा था कि ये संदेश दे रहे हैं कि डरा रहे हैं कि ऐसा मत करना। यह बात पुख्ता हुई जब 2021 की बातें निकलकर आई कि सरकार ने इनको एफसीआरए जो वो था, मतलब इनका जो मिशनरीज का जो चैरिटी का रजिस्ट्रेशन था वो रिन्यू नहीं हुआ है। 2022 में निकलकर आया कि 5000 ऐसे एनजीओ हैं जिसमें मदर टेरेसा मिशनरी का नाम भी है, जिनका एफसीआरए लाइसेंस रद्द हो गया है। तो बोले ये अमेरिका जानबूझकर इन ट्रस्ट के माध्यम से ये दिखाना चाहता है, मिशनरीज के माध्यम से, ईसाई मिशनरीज के माध्यम से, कि हमें इनका हमारा संरक्षण है, इनका ध्यान रखा जाए। इस पर चर्चा भी हुई। तो 2022 में सेंटर ने फिर से इनका एफसीआरए लाइसेंस 2022 के अंदर रिस्टोर भी कर दिया था, लेकिन फिर से इनके ऊपर सवाल आने लग रहे थे। तो ऐसे में मार्को रूबियो जब आए और यहां की यात्रा किए, तब यह माना गया कि कहीं ना कहीं इनका उद्देश्य यह संदेश देना है कि ईसाई मिशनरीज को अमेरिका समर्थन देता है। ट्रंप के बारे में कहा भी जाता है कि वो क्रिश्चियनिटी को वर्ल्ड वाइड कहीं पर भी सपोर्ट करना चाहते हैं। जिस तरह से चर्चा होती है ना कि प्रधानमंत्री मोदी मतलब हिंदूवादी राष्ट्रनेता के रूप में दिखना चाहते हैं, ट्रंप अपने आप को अमेरिका के अंदर दिखाना चाहते हैं कि कहीं पर भी ईसाइयत की बात हो रही हो तो मुझे सबसे पहले देखा जाए। मतलब व्हाइट सुप्रीमेसी के साथ साथ वो प्लस में ये वाला पॉइंट भी अपना चारों तरफ से लेके चलते हैं। कई बार आपने देखा होगा उनका कि वो पोप के केस में खुद को पोप बनाकर दिखाते हैं, मुझे देखो मैं पोप की तरह दिखता हूं। तो कई बार उनकी चर्चाएं उस तरह से भी व्यापक निकली हैं। इस बात को और हवा मिली 2026 के ही 15 जून को, जब यूएस लॉ मेकर्स ने यह आवाज उठाई कि इंडिया एफसीआरए एक्ट के अंदर संशोधन लेके आ रहा है जो कि ठीक नहीं है। बाई पार्टीशन था, दोनों पार्टी के तरफ से लोग निकल कर आ रहे थे और कह रहे थे कि नहीं ये सब ठीक नहीं है। कुल मिलाकर के फंडिंग में जो भारत चीजें करने जा रहा है उससे इन सब में जो भी दिक्कत हो रही है उनको अब सरकार प्रचार में ऐसे कहती है कि साहब हमारा तो बीजेपी कर रही है इस तरह का कि विदेशी फंड से बनी संपत्तियों पर हम निगरानी रखेंगे, विदेशी नागरिक एनजीओ के प्रमुख पद पर नहीं रह सकेंगे और धर्मांतरण और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के लिए विदेशी फंड का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। ये बातें क्यों निकल कर आई? ये बातें इसलिए निकल कर आई क्योंकि 2026 के अंदर अप्रैल में ईडी ने कुछ ऐसे क्रिश्चियन मिशनरीज को कैश विड्रॉ के लिए तय किया जो कि डेबिट कार्ड से फंड निकाल करके माओवादी क्षेत्रों में पैसे बांट रहे थे। 1000 ऐसे विदेशी डेबिट कार्ड, फॉरेन डेबिट कार्ड, जिनसे 95 करोड़ रुपए निकाले गए इंडिया में और उन्हें माओवाद प्रभावित क्षेत्र के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया गया। यह 2026 की घटना है। फिर यह बात उठाकर के ईडी ने सीबीआई को सौंप दी। इसमें एक अमेरिकी ईसाई मिशनरी संगठन था द टिमोथी इनिशिएटिव,
उसने विदेशी डेबिट कार्ड्स के जरिए भारत में 93 से लेकर 95 करोड़ रुपए विड्रॉ किए और ये बिना किसी एफसीआरए की अनुमति के एटीएम से निकालकर उन क्षेत्रों में बांट दिए जो नक्सल प्रभावित थे। इसके बाद इस पर जांच भी बैठी। इस तरह की जो जांचें हैं, ईडी ने इसकी बात को सीबीआई से भी शेयर किया। यह जुलाई 2026 की खबर है। ऐसी और भी खबरें हैं जिसमें रिलीजियस कन्वर्जन को लेकर पंजाब में जनवरी 2025 की खबर निकल कर आई, धर्मांतरण के चलते। 2 महीने पहले ही पैसों के लालच में धर्म परिवर्तन, ये वाली बात भास्कर ने ग्राउंड रिपोर्ट में जाकर के निकाली कि ऐसा हो रहा है। धर्म परिवर्तन उदयपुर के अंदर भी बेनकाब हुआ, जहां 100 परिवारों को ईसाई बनाने की तैयारी थी, जिसके चलते 6 पादरियों सहित 11 को डिटेन किया गया। तो हमारे देश में धर्म परिवर्तन के नाम पर इस तरह से जो ईसाई मिशनरीज का इस्तेमाल हो रहा था, टेक्निकली उन्हें भी इससे टारगेट किया जा रहा है। अब अगर ऐसा होता है तो निश्चित ही ईसाई मिशनरीज इसका विरोध में भी उतरी हैं कि साहब हम उस फंडिंग से लोगों का भला भी तो करते हैं। तो जो फंडिंग से भला होता है वो भला वर्सेस ये जो काम कर रहे हैं, इन दोनों की असल में बहस छिड़ी हुई है। अभी इन दिनों आए दिन ये खबर बनती है, जैसे अभी इसी महीने की खबर है कि 6 लोगों को रिलीजियस कन्वर्जन के आधार पर गिरफ्तार किया गया है। तो सरकार एक बिल लेकर आ रही है जिसका उद्देश्य प्रथम दृश्यता कि इस पैसे का उपयोग धर्मांतरण में ना हो, देश विरोधी ताकतों के साथ इसका इस्तेमाल ना हो। लेकिन इसका एक आयाम और भी है जो कि आपको पता रहे, वो ये कि कई बार ये फंडिंग जो होती है वो देश के अंदर कई प्रकार की सहायता भी दे रही होती है। कई बार ऐसी सिविल सोसाइटीज, कुछ एनजीओज, जैसे देश के अंदर बिल गेट्स मिलिंडा फाउंडेशन बहुत सारा पैसा खर्च करता है। देश के अंदर बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं जो विदेशी अनुदान से चल रही होती हैं। बहुत सारी ट्रस्ट अपना पैसा देश के अंदर बहुत सारी एड में लगा रहे होते हैं। कई दवाइयों में बहुत सी विदेशी अनुदान का योगदान होता है। ऐसे में इसको लेकर के अब राजनीति भी चल रही है। पिछली बार जब इसका आना था तब कांग्रेस ने इसका भरपूर विरोध किया था। जब बजट सत्र, मानसून शुरुआती जो बजट सत्र के अंदर जब बिल आने की बात थी तब विरोध हुआ था, तब यह बिल पास नहीं हुआ। लेकिन इस बार फिर से लाने की तैयारी जब हो रही है तब फिर से कांग्रेस की तरफ से इसके ऊपर अपनी प्रतिक्रियाएं दी जा रही हैं कि भाई इस बार आएगा तो हम तो इसका इस बार भी विरोध करेंगे। अब इसके पक्ष और विपक्ष दोनों हैं। एनजीओ को नुकसान होना क्या वाकई में सिविल सोसाइटी का नुकसान होना देश के लिए नुकसानदायक है, या फिर इनके माध्यम से जो हिडन एजेंडा लेकर चल रहे हैं उनके ऊपर रोक लगना देश की सुरक्षा है? यह हमेशा डिबेट का विषय रहेगा। आप क्या सोचते हैं इस विषय पर? अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एक रिक्वेस्ट जो मैं बार बार कर रहा हूं वो ये कि कल से और मोस्ट प्रोबेबली परसों से अब आपको रेगुलर एक्सप्लेनर्स हमारे इंस्टाग्राम वाले जो चैनल है, जो इस तरह का नाम से बना हुआ है, इसका लिंक कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है, वहां पर भी मिलेगा, तो आप उसे भी आप फॉलो कर सकते हैं। कुछ ऐसी खबरें जो हम तत्काल प्रभाव से 1 या 2 मिनट में दे सकते हैं, उनके एक्सप्लेनर्स आपको वहां भी मिलने शुरू होंगे। यह समय की जरूरत है क्योंकि सरकार अब पूरी तरह से यहां पर चल लौट रही है। हम ट्विटर पर सक्रिय थे क्योंकि सरकार ट्विटर से संवाद करती थी। अब जब सरकार यहां से संवाद करे तो फिर आप लोगों को यहीं से ही कुछ जानकारियां साझा की जाती रहेंगी। तो अगर आप अपडेटेड हमारे साथ जुड़कर रहना चाहते हैं, आपको हमारा कंटेंट अगर पसंद आता है तो आप हमें वहां से भी फॉलो कर सकते हैं। लिंक कमेंट बॉक्स में पिन है। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।